प्यारे साथियों, नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं का इतिहास का 11वां अध्याय है, विद्रोही और राज, 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। 10 मई 1857 की दोपहर बाद मेरठ छावनी, जो दिल्ली के नज़दीकी पड़ता शहर उत्तर प्रदेश में मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। हलचल की शुरुआत भारतीय सैनिकों से बनी पैदल सेना से हुई थी, जो जल्द ही घुड़सवार फौज और फिर शहर तक फैल गई। शहर और आसपास के देहात के लोग सिपाहियों के साथ जुड़ गए। सिपाहियों ने शस्त्रागार मीन जहाँ पर हथियार रखे जाते हैं पर कब्जा कर लिया, जहाँ हथियार और गोला बारूद रखे हुए थे। इसके बाद उन्होंने गोरों पर निशाना साधा, अंग्रेजों पर निशाना साधा और उनके बंगलों, साजो सामान को तहस नहस करना और जलाना फूकना शुरू कर दिया। रिकॉर्ड दफ्तर, जेल, अदालत, डाकखाने, सरकारी खजाने जैसी सरकारी इमारतों को लूटकर तबाह किया जाने लगा। शहर को दिल्ली से जोड़ने वाली जो टेलीग्राफ लाइन थी काट दी गई। अंधेरा पसरते ही सिपाहियों का एक जत्था मीन्स ग्रुप घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। यह ग्रुप सैनिकों की टुकड़ी 11 मई को तड़के मीन्स सुबह प्रातःकाल लाल किले के फाटक पर पहुंची। रमजान का महीना था। मुगल सम्राट बहादुर शाह नमाज पढ़कर और शहरी मीन्स रोजे के दिनों में सूरज उगने से पहले का भोजन खाकर उठे थे। उन्हें फाटक पर हो हल्ला मीन्स शोर सुनाई दिया। बाहर खड़े सिपाहियों ने जानकारी दी कि हम मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुषों को मारकर आए हैं, क्योंकि वे हमें गाय और सूअर की चर्बी में लिपटे कारतूस दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे। इससे हिंदू और मुसलमान सबका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तब तक सिपाहियों का एक और जत्था दिल्ली में दाखिल हो चुका था और शहर के आम लोग उनके साथ जुड़ने लगे थे। बहुत सारे यूरोपियन लोग मारे गए। दिल्ली के अमीर लोगों पर हमले हुए और लूटपाट हुई। दिल्ली अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी। कुछ सिपाही लाल किले में दाखिल होने के लिए दरबार के शिष्टाचार का पालन किए बिना बेधड़क किले में घुस गए थे। उनकी मांग थी कि बादशाह मीन्स बहादुर शाह जफर उन्हें अपना आशीर्वाद दे। सिपाहियों से घिरे बहादुर शाह के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इस तरह इस विद्रोह ने एक वैधता हासिल कर ली, क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में मुगल वंश का ही राज था। तो इसलिए अब भी भारतीय लोगों को लगता था कि मुगल बादशाह वैध होंगे, वो यदि हमारा नेतृत्व स्वीकार कर लेते हैं, विद्रोहियों का नेता बनना स्वीकार कर लेते हैं, तो इससे हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों में विद्रोहियों की जो 1857 के क्रांतिकारी थे उनकी पैठ बनेगी, उनको वैधता हासिल हो जाएगी। तो कहता है इस तरह इस विद्रोह ने एक वैधता हासिल कर ली, क्योंकि अब उसे मुगल बादशाह के नाम पर चलाया जा सकता था। ये चित्र आप देख सकते हैं, 11.1 बहादुर शाह जफर का चित्र है ये। 12 और 13 मई को उत्तर भारत में शांति रही, लेकिन जैसे यह खबर फैली कि दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है और बहादुर शाह ने विद्रोह को अपना समर्थन दे दिया है, हालात तेजी से बदलने लगे। गंगा घाटी की छावनियों और दिल्ली के पश्चिम की कुछ छावनियों में विद्रोह के सवर तेज होने लगे। नेक्स्ट है, पहला पॉइंट बनता है विद्रोह का ढर्रा। यदि इन विद्रोह को तारीख के हिसाब से सिलसिलेवार रखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे विद्रोह की खबर एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचती गई, वैसे वैसे सिपाही हथियार उठाते गए। हर छावनी में विद्रोह का घटनाक्रम कमोबेश एक जैसा था। सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुए? सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्रवाई शुरू की। कई जगह शाम के समय तोप का गोला दागा गया, तो कहीं बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दिया गया। सबसे पहले उन्होंने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया, सरकारी खजाने को लूटा। इसके बाद उन्होंने जेल, सरकारी खजाने, टेलीग्राफ दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, बंगलों, तमाम सरकारी इमारतों पर हमला किया और सारे रिकॉर्ड जलाते चले गए। गोरों से संबंधित हर चीज और हर शख्स हमले का निशाना था। हिंदुओं और मुसलमानों
तमाम लोगों को एकजुट होने और फिरंगियों का सफाया करने के लिए हिंदी, उर्दू और फारसी में अपीलें जारी होने लगी। तो साइड में दिया हुआ बॉक्स में फिरंगी फारसी भाषा का शब्द है जो संभवतः फ्रैंक, जिससे फ्रांस का नाम पड़ा है, क्योंकि आपको पता है जर्मनी की एक जनजाति का नाम था फ्रैंक, और उसी ने जो वर्तमान में फ्रांस है उसको ये नाम दिया था। नहीं तो फ्रांस का पहला नाम, इससे पहले जो नाम था वो था गौल से निकला है। इसे उर्दू और हिंदी में पश्चिमी लोगों का मजाक उड़ाने के लिए कभी कभी इसका प्रयोग अपमानजनक दृष्टि से किया जाता है। तो चित्र आप 11.2 देख सकते हैं। लखनऊ में ब्रिटिश लोगों के खिलाफ हमले में आम लोग भी सिपाहियों के साथ आ जुटते हैं। तो विद्रोह में आम लोगों के भी शामिल हो जाने के साथ साथ हमलों का दायरा फैल गया। लखनऊ, कानपुर, बरेली, ये सारे शहर उत्तर प्रदेश में है। लखनऊ, कानपुर और बरेली जैसे बड़े शहरों में साहूकार और अमीर भी विद्रोहियों के गुस्से का शिकार बनने लगे। किसान इन लोगों को न केवल अपना उत्पीड़क बल्कि अंग्रेजों का पिट्ठू मानते थे। ज़्यादातर जगह अमीरों के घर बार लूटकर तबाह कर दिए गए। सिपाहियों की कतारों में हुए इन छिटपुट विद्रोह ने जल्दी एक चौतरफा विद्रोह का रूप ले लिया। शासन की सत्ता और सोपानों की शरेआम अवहेलना होने लगी। में उनके जो कायदे कानून थे उनके नियमों का उल्लंघन होने लगा। उनका पालन करना लोगों ने छोड़ दिया। नेक्स्ट पेज है हमारा। मई जून के महीनों में अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की कार्रवाई का कोई जवाब नहीं था। अंग्रेज अपनी जिंदगी और घर बार बचाने में फंसे हुए थे। जैसा कि एक ब्रिटिश अफसर ने लिखा है, ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया। यहाँ स्रोत नंबर 1 पढ़ेंगे हम। असामान्य समय में सामान्य जीवन। विद्रोह के महीनों में शहरों में क्या हुआ? उथल पुथल के उन दिनों में लोग अपनी जिंदगी कैसे जी रहे थे? सामान्य जीवन किस तरह प्रभावित हुआ? विभिन्न शहरों की रिपोर्टों से पता चलता है कि सामान्य गतिविधियां अस्त व्यस्त हो गई थी। दिल्ली, उर्दू अखबार 14 जून 1857 की इन रिपोर्टों को पढ़िए। क्या कहता है? यही हालात सब्जियों और साग के भी हैं। लोग इस बात पर शिकायत कर रहे हैं कि बाजारों में कद्दू और बैंगन तक नहीं मिलते। आलू और अरबी अगर मिलती भी है तो बासी है, सड़ी है, जिसे कुंजड़ों मीन सब्जी बेचने वालों ने रोक कर जमा करके रखा हुआ था। शहर में स्थित बाग बगीचों से कुछ माल चंद इलाकों तक पहुंच जाता है, लेकिन गरीब और मध्य वर्ग वाले उन्हें देखकर बस होठों पर जीभ फिराकर रह जाते हैं, क्योंकि वे चीज़ें खास लोगों के लिए ही है। यहाँ एक और चीज़ पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है। मामला यह है कि पानी भरने वालों ने पानी भरना बंद कर दिया। गरीब शुरफा जो कुलीन लोग खुद घड़ों में पानी भर कर लाते हैं और तब जाकर घर में खाना बनता है। हलाल खोर हराम खोर हो गए हैं। कई दिनों से बहुत सारे मोहल्लों में कोई आमदनी नहीं हुई है, और यही हालत बने रहे तो गंदगी, मौत और बीमारियां शहर की आबो हवा खराब कर देगी और शहर महामारी की गिरफ्त में आ जाएगा। यहाँ तक कि आसपास के इलाके भी उसकी चपेट में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट है 1.2 संचार के माध्यम। अलग अलग स्थानों पर विद्रोह के ढर्रे में समानता की वजह आंशिक रूप से उसकी योजना और समन्वय में निहित थी। इसमें कोई शक नहीं कि विभिन्न छावनियों के सिपाहियों के बीच अच्छा संचार बना हुआ था। जबकि जो 7वीं अवध इरेग्युलर कैवेलरी ने मई की शुरुआत में नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने 48वीं नेटिव इन्फेंट्री को लिखा। क्या लिखा देखिए, हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए यह फैसला लिया है और 48वीं नेटिव इन्फेंट्री के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। सिपाही या उनके संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। लब्बल हुआ अब ये कि लोग बस बगावत के मंसूबे गढ़ रहे थे और उसी के बारे में बात करते थे। तो नेक्स्ट है सिस्टन और तहसीलदार। विद्रोह और सैनिक अवज्ञा के संदर्भ में सीतापुर के जो देसी ईसाई पुलिस इंस्पेक्टर फ्रांसवा सिस्टन का अनुभव हमें बहुत कुछ बताता है। क्या बताता है? वह मजिस्ट्रेट के पास शिष्टाचारवश मिलने सहारनपुर गया हुआ था। सिस्टन हिंदुस्तानी कपड़े पहने हुए था और आलती पालती मार कर बैठा था।
इसी बीच बिजनौर का एक मुस्लिम तहसीलदार कमरे कमरे में दाखिल हुआ। जब उसे पता चला कि सिस्टन अवध में तैनात है तो उसने पूछा, क्या खबर है अवध की, काम कैसा चल रहा है? सिस्टर ने कहा, अगर हमें अवध में काम मिलता तो जनाब अली को भी पता चल जाएगा। इस पर तहसीलदार ने कहा, भरोसा रखो, इस बार हम कामयाब होंगे, मामला काबिल हाथों में है। बाद में पता चला कि यह तहसीलदार बिजनौर के विद्रोहियों का सबसे बड़ा नेता था। तो कहते हैं, यहाँ पर देखिए, विद्रोह की बनावट और जिन साक्ष्यों के आधार पर ऐसा लगता है कि इन विद्रोह में एक योजना और समन्वय था, उनको देखकर कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं। ये योजनाएं कैसे बनाई गई, योजनाकार कौन थे? मौजूदा दस्तावेजों के आधार पर इन सवालों के सीधे सीधे जवाब देना कठिन है। फिर भी एक घटना इस बारे में कुछ सुराग जरूर देती है कि ये विद्रोह इतने सुनियोजित कैसे थे। विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हियरसे की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाहियों पर था। जहां कैप्टन हियरसे तैनात था, वहीं 41वीं नेटिव इन्फेंट्री भी तैनात थी। इन्फेंट्री की दलील थी क्योंकि वे अपने तमाम गोरे अफसरों को ख़त्म कर चुके हैं, इसलिए अवध मिलिट्री का फर्ज बनता है कि वो या तो हियरसे को मौत की नींद सुला दें या उसे गिरफ्तार करके 41वीं नेटिव इन्फेंट्री के हवाले कर दें। मिलिट्री पुलिस ने दोनों दलीलें खारिज कर दी, मतलब ना तो खुद उसको मौत के घाट उतारेंगे और ना ही 41वीं नेटिव इन्फेंट्री के हवाले करेंगे। अब यह तय किया गया कि इस मामले को हल करने के लिए हर रेजिमेंट के देसी अफसरों की एक पंचायत बुलाई जाए। इस विद्रोह के शुरुआती इतिहासकारों में से एक चार्ल्स बॉल ने लिखा है कि पंचायतें रात को कानपुर सिपाही लाइनों में जुटती थी। इसका मतलब यह है कि सामूहिक रूप से कुछ फैसले जरूर लिए जा रहे थे, क्योंकि सिपाही लाइनों में रहते थे और सभी की जीवन शैली एक जैसी थी, क्योंकि उनमें बहुत सारे प्राय एक ही जाति के होते थे। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि वे इकट्ठा बैठकर अपने भविष्य के बारे में फैसले ले रहे होंगे। ये सिपाही अपने विद्रोह के कर्ता धर्ता खुद ही थे। नेक्स्ट 1.3 पे नेता और अनुयायी। तो आप साइड में चित्र देख सकते हैं 11.3, रानी लक्ष्मीबाई का एक प्रसिद्ध चित्र है ये, और साथ में नीचे जो चित्र है 11.4 नाना साहिब का है। 1858 के अंत में जब विद्रोह विफल हो गया तो नाना साहिब भाग कर नेपाल चले गए। उनके भागने की घटना को नाना साहिब के साहस और बहादुरी की कहानी का हिस्सा बताया जाता है। नेता और अनुयायी। अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए नेतृत्व और संगठन जरूरी थे। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विद्रोहियों ने कई बार ऐसे लोगों की शरण ली जो अंग्रेजों से पहले नेताओं की भूमिका निभाते थे। जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं कि मेरठ के सिपाहियों ने सबसे पहले जो काम किए उनमें एक यह था कि वो फौरन दिल्ली गए और उन्होंने बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह से विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करने की दरख्वास्त की, लेकिन इस निवेदन पर सहमति हासिल करने में भी वक्त लगा। बहादुर शाह इस खबर पर भयभीत और बेचैन दिखाई दिए। बहादुर शाह ने नाम मात्र का नेता बनने की जिम्मेदारी भी तब स्वीकार की जब कुछ सिपाही शाही शिष्टाचार की अवहेलना करते हुए, जो सिपाहियों का एक शिष्टाचार बनता है बादशाह के प्रति, उस शिष्टाचार की अवहेलना करते हुए जबरन लाल किले के मुगल दरबार में जा घुसे और बहादुर शाह के पास वाकई कोई चारा नहीं बचा था। अन्य स्थानों पर भी छोटे पैमाने पर ही सही इसी तरह के दृश्य घट चुके थे। कानपुर में, जो उत्तर प्रदेश का शहर है, कानपुर में सिपाहियों और शहर के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो उत्तराधिकारी थे नाना साहिब के सामने बगावत की बागडोर संभालने के सिवा और कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा था। झांसी में रानी को आम जनता के दबाव में बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा। कुछ ऐसी स्थिति बिहार में आरा के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह की थी। अवध में नवाब वाजिद अली शाह जैसे लोकप्रिय शासक को गद्दी से हटा दिए जाने और उनके राज्य पर कब्जा कर लेने की यादें लोगों के जहन में, दिमाग में अभी भी ताजा थी। लखनऊ में ब्रिटिश राज के ढहने की खबर पर लोगों ने नवाब के युवा बेटे ब्रिजेश कदर को अपना नेता घोषित कर दिया था। सभी जगहों पर नेता दरबारों से जुड़े व्यक्ति रानियां, राजा, नवाब, ताल्लुकदार नहीं थे। अक्सर विद्रोह का संदेश आम पुरुषों
एवं महिलाओं के जरिए, कुछ स्थानों पर धार्मिक लोगों के जरिए फैल रहा था। मेरठ से इस हादसे की खबरें आ रही थी कि वहां हाथी पर सवार एक फकीर को देखा गया था, जिससे सिपाही बार बार मिलने जाते थे। और लखनऊ में अवध पर कब्जे के बाद बहुत सारे धार्मिक नेता और स्वयंभू पैगंबर प्रचारक ब्रिटिश राज को नेस्तनाबूद मीन्स समाप्त करने के लिए अलग जगा रहे थे। अन्य स्थानों पर किसानों, जमींदारों और आदिवासियों को विद्रोह के लिए उकसाते हुए कई स्थानीय नेता सामने आ चुके थे। शाहमल, ध्यान रखेंगे आप, शाहमल ने उत्तर प्रदेश में बड़ौत परगना के गांव वालों को संगठित किया। छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम के एक आदिवासी काश्तकार गोनू ने इलाके के कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला हुआ था। धन्यवाद।